नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे सभी मुख्य समाचार। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार को देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को भेजे हैं आंदोलन में मारे गए 702 किसानों के नाम। सरकार ने कहा था संसद में कि हमारे पास कोई भी आंकड़ा नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार को उन 702 किसानों के नाम भेजे गए हैं जिनकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई है। किसान मोर्चा की ओर से मृतक किसानों की सूची कृषि सचिव को भेज दी गई है। दरअसल दोस्तों, इससे पहले सरकार ने संसद में कहा था कि उसके पास आंदोलन के दौरान मृत किसानों का कोई भी आंकड़ा मौजूद नहीं है, जिसके बाद यहां पर केंद्र की मोदी सरकार की काफी फजीयत भी हुई और विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर के सरकार को घेरा। और वहीं इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत ने कहा है कि मैं पीएम मोदी पर अब भी भरोसा नहीं करता हूं क्योंकि उन्होंने भरोसा करने वालों को लगातार धोखा दिया है। और वहीं किसानों ने दो टूक कह दिया है कि कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें एमएसपी का कानून चाहिए है। ये यहां पर बड़ी खबर है दोस्तों, अगली अपडेट बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, विपक्ष के सभी सांसद देंगे अपने पद से इस्तीफा, ईवीएम का विरोध हुआ है तेज। क्या कुछ है पूरी खबर दोस्तों बताते चले। सपा के नेता आजम खान का एक बड़ा बयान, बोले मोदी सरकार की तानाशाही अब चरम पर पहुंच गई है और यह सरकार जनता ने नहीं बल्कि ईवीएम ने चुनी है। दरअसल दोस्तों, आजम खान तो वैसे योगी सरकार की तानाशाही के चलते जेल में है, उन पर सैकड़ों फर्जी मुकदमे लाद दिए गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना बयान काफी तेजी से वायरल हो चुका है, जिसमें वह कह रहे हैं कि अगर ईवीएम का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए तो इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जा सकता है, सभी चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष के सभी सांसदों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर विपक्षी सांसद ऐसा करते हैं तो इस्तीफा देने वालों में सबसे ऊपर आजम खान का ही नाम होगा, क्योंकि ये सरकार देश को लगातार नुकसान पहुंचा रही है और अगर ईवीएम बैन हो जाए तो इस सरकार का जाना तय है। ये यहां पर बयान काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है आजम खान का। दरअसल दोस्तों, 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है और लोग लगातार आजम खान को रिहा करने की मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस बीच ये यहां पर आजम खान का पुराना बयान वायरल हो चुका है, जिसमें वो यहां पर ईवीएम बैन की मांग कर रहे हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने का समर्थन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इस मुद्दे पर सभी विपक्षी सांसदों को अपने पद से इस्तीफा दे देने चाहिए अगर चुनाव आयोग बैलेट के जरिए यहां पर चुनाव नहीं करवाता है तो। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है कि आजम खान ने ये मांग बिल्कुल सही की है या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें, आरएसएस पर बैन लगाने की मांग हुई है तेज। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों बताते चलें। सिख धर्म से जुड़ी सबसे बड़ी धार्मिक संस्था अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर देश को बांटने वाली गतिविधियां चलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरएसएस पर तुरंत पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि सभी धर्म और संप्रदाय के लोग भारत में रहते हैं और यही इस देश की खूबसूरती है, लेकिन संघ का कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। दरअसल दोस्तों, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कई मौकों पर कह चुके हैं कि संघ अपने इस नजरिए पर अडिग है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जिसको लेकर के यहां पर अकाल तख्त ने आपत्ति दर्ज कराई है और आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर दी है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव आते ही बीजेपी ने शुरू कर दी है धर्म की राजनीति। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, 2017 के पहले जालीदार टोपी और लुंगी छाप गुंडे करते थे परेशान। जी हां दोस्तों, लगातार भाजपा एक समुदाय को टारगेट कर रही है विधानसभा चुनाव में। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं को टोपी और लुंगी वाला गुंडा करार दिया है।
केशव मौर्य ने कहा है कि साल 2017 के चुनाव से पहले जालीदार और गोल टोपी पहने लुंगी छाप गुंडे व्यापारियों को आतंकित करते थे। दर्जनों असलहों और कई गाड़ियों के साथ चलते हुए दहशत फैलाते थे। लुंगी और टोपी पहने गुंडे समाजवादी पार्टी से जुड़े रहते थे, लेकिन चुनाव के बाद अब यह सब जेल में चले गए हैं। उन्होंने इशारों में मुसलमानों को लुंगी व टोपी छाप गुंडा बताया है। ये यहाँ पर विवादित बयान दे दिया है एक बार फिर से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। और बीजेपी लगातार यहाँ पर यूपी चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करने में लग गई है। दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसे नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा मारने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट बताते चलें। यूपी चुनाव से पहले भाजपा की बढ़ी है मुश्किलें, यदि आरक्षण ना दिया तो भाजपा को वोट नहीं देने की अपील करेंगे, ये कहना है जाट नेता का। आप लोगों को बताते चलें, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की घोषणा नहीं की तो भाजपा को वोट नहीं देने का आह्वान किया जाएगा। और वहीं उन्होंने कहा है कि 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा भी यहां पर सभी वादों की तरह जुमला निकला है और यहां पर बीजेपी का बहिष्कार किया जाएगा यूपी के विधानसभा चुनाव में। दो टूक कहना है जाट नेता का, अगर यहां पर आरक्षण नहीं दिया गया भाजपा की तरफ से तो। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें। भाजपा के शासन में अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार है, इसकी नीति मारो और राज करो की अखिलेश यादव का जोरदार हमला। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा की नीति मारो और राज करो की है तथा इसने अत्याचार के मामले में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 दिन के दौरे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के शासन में समाज का हर तबका परेशान है। और वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि सरकार ने अत्याचारों के मामले में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। सरकार का विरोध करने पर किसानों को वाहनों से कुचल दिया जाता है और इस मामले में अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। और वहीं विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा है सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर जोरदार हमला अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। टीएमसी कर रही है पार्टी का नाम बदलने की बड़ी तैयारी, जल्द करेगी अपने संविधान में परिवर्तन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर दोस्तों, राष्ट्रीय विस्तार की आकांक्षा को लेकर के तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के अंदर पार्टी का नाम बदलने पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही पार्टी जल्द ही अपने संविधान में भी परिवर्तन कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि अगले 3 महीनों में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संविधान को बदलेगी। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी का नाम बदलने को लेकर के भी अभी चर्चा हो रही है, लेकिन नाम बदला जाएगा या नहीं इस पर कोई फैसला अभी तक तो नहीं लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक जल्द ही पार्टी यह फैसला ले लेगी कि उसे अपना नाम बदलना है या फिर नहीं। और वहीं चुनाव आयोग के मापदंडों के मुताबिक टीएमसी को अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। कोई भी पार्टी अपना नाम बदल सकती है, लेकिन चुनाव आयोग की मंजूरी यहां पर नए नाम के लिए लेनी पड़ती है। और वहीं टीएमसी देश में अपना विस्तार करना चाहती है, इसलिए पार्टी के नाम बदलने पर भी विचार कर रही है यहां पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखने का मतलब है फांसीवादी शक्तियों को मजबूत करना। शिवसेना की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है, आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा अपनी मुंबई यात्रा के दौरान यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाने के बाद शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखने का मतलब फांसीवादी शक्तियों को मजबूत करना होगा। और वहीं पार्टी के मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कहा है कि ममता बनर्जी ने मुंबई में राजनीतिक बैठकें की हैं, उनकी राजनीति कांग्रेस समर्थक नहीं है। उन्होंने बंगाल से कांग्रेस, वामपंथी और भाजपा का सफाया कर दिया। इसके बावजूद कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से बाहर रख करके राजनीति करने का मतलब फांसीवादी शक्तियों की मदद करना है और कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन भाजपा को हरा नहीं सकता है। ये यहां पर दो टूक कहना है शिवसेना का। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है कि कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन भाजपा को हरा सकता है या फिर नहीं? आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।